हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल एजुकेशन अवस्थी पर आपका स्वागत, अभिनंदन, साधुवाद करता हूं। हम आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति को लेकर आए हैं। आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, कार्यकाल, नियुक्ति, इसको हटाया किस प्रकार जा सकता है, इसके चुनाव किस प्रकार से होते हैं, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसकी शक्तियां कौन कौन सी, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 62 तक हमें संविधान में देखने को मिलता है। तो हम इसके एक एक अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में क्या है, किस अनुच्छेद में क्या है, किस प्रकार हटाते हैं, किस प्रकार इसका चुनाव होता है, चुनाव होता है तो जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि जब्त किस प्रकार हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 52, सबसे पहले क्या है, अनुच्छेद 52 के बारे में पढ़ रहे। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब क्या है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसका मतलब नहीं है भारत देश में एक से अधिक राष्ट्रपति हो जाए। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में सर्वोपरि एक राष्ट्रपति होगा। 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 क्या कहता है? कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। इसमें राष्ट्रपति में, कार्यपालक राष्ट्रपति में निहित त्रेपन कहता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब क्या है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 कहता है निर्वाचन मंडल। किसका उल्लेख है इसमें? निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। किसका? अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। इसमें क्या है? निर्वाचन मंडल का उल्लेख। निर्वाचन मंडल से मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? कौन कौन लेते हैं? विधानसभा के सदस्य भी लेते हैं, अपने ये लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं, और इसमें संशोधन हुआ था उसमें क्या, दिल्ली और पांडुचेरी के भी भाग लेते हैं। दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य भी भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन की प्रक्रिया। किसका उल्लेख करता है? निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख। अनुच्छेद 55 क्या है? निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। निर्वाचन प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। क्या? राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। 52 क्या कहता है? भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति इसमें निहित होती है। इसका मतलब कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 54 कहता है निर्वाचन मंडल का उल्लेख। निर्वाचन मंडल 54, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधानसभा के, इसके विधानसभा के 70वें अमेंडमेंट के तहत इसमें दिल्ली और पांडुचेरी के भी भाग लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अपन ने अभी अनुच्छेद 55 पढ़ा। 55 क्या कहता है? निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख। निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रक्रिया वो होती है समानुपातिक एकल संक्रमण या गुप्त प्रणाली। समानुपातिक
एकल गुप्त मत प्रणाली के तहत होते हैं। किसके? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं समानुपातिक एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति। गुप्त मत पद्धति एकल संक्रमणीय, संक्रमण लिखना भूल गया, संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत होता है। गुप्त मत पद्धति। अनुच्छेद 55 कहता है निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख करता है। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है, किस प्रकार होता है? समानुपातिक एकल गुप्त मत, समानुपातिक संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों से जीत तय नहीं होती है। इससे वोटों से जीत तय नहीं होती है। इसके लिए इसमें क्या निकाला जाता है? वैध मत निकाले जाते हैं। वैध मतों से क्या निकाला जाता है? मत मूल्य। इसमें मत मूल्य के द्वारा जीत तय की जाती है। किसके द्वारा? मत मूल्य। मतों से जीत तय नहीं होती, वोटों से जीत तय नहीं होती, मत मूल्य निकाला जाता है। सभी का मत मूल्य अलग अलग होगा, सांसदों का अलग होगा, विधायकों का अलग होगा। आगे बढ़ते हुए यह बात करते हैं मत मूल्य क्या होता है? मत मूल्य की गणना करते हैं तो किसी विधायक का मत मूल्य होता है 1973 की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000। 1971 की विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य क्या होता है? 1971 की पॉपुलेशन, 1971 की जनसंख्या बटे निर्वाचित सदस्य की संख्या मल्टीप्लाई 1/1000। ये किसी विधायक के मत मूल्य को निकाला जाता है इसके द्वारा। विधायक का मत मूल्य 1971 की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000 के द्वारा क्या निकाला जाता है? विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। सबसे ज्यादा मत मूल्य किसका है? किस राज्य का है? सबसे ज्यादा मत मूल्य किसका है? यूपी का। किसका है मत मूल्य सबसे ज्यादा? यूपी का। सबसे कम है सिक्किम का। किसका? सिक्किम का। सबसे ज्यादा यूपी का, सबसे कम सिक्किम का। यूपी का 208 मत मूल्य होता है, मत मूल्य है, और सिक्किम का 7। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मत मूल्य कितना है? राजस्थान का मत मूल्य कितना है? 129। किस पूर्व के दिखाते हैं? 1971 की जनसंख्या विधानसभा बटे निर्वाचित सदस्य की संख्या गुणा में 1/1000। इससे निकालते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं। सबसे अधिक मत मूल्य किसका है? सबसे कम क्या? 1971 की जनसंख्या क्यों ली? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? 1971 में। इसलिए इसमें जो अपन लिखते हैं 1971 की जनसंख्या बटे विधानसभा में निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000 करते हैं। 1971 की जनसंख्या क्यों ली? बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए 1971 की जनसंख्या ली, है ना। सबसे पहली जनगणना 1971 में थी। सांसद का मत मूल्य कितना होता है? सभी विधानसभा के सदस्यों के मतों के मूल्य का योग बटे संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। सांसद का क्या? विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की मतों के मूल्य का योग। विधानसभा का सदस्यों की मत मूल्य निकाला बटे संसद की निर्वाचित सदस्य संख्या। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अभी अपन अनुच्छेद 55 ही पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। केंद्रीय चुनाव आयोग। राष्ट्रपति का चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है।
आप एक बात ध्यान रख लीजिए, ग्रामीण और नगरीय चुनावों को छोड़कर, किसको? ग्रामीण व नगरीय चुनावों को छोड़कर सारे चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग ग्रामीण व नगरीय चुनावों को छोड़कर सारे चुनाव करवाता है। यदि चुनाव से विवादित कोई समस्या हो जाए, चुनाव से विवादित कोई समस्या है, क्या? चुनाव से विवादित कोई समस्या है तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। ग्रामीण और नगरीय चुनाव को छोड़कर सारे जितने भी चुनाव होते हैं उनको कौन करवाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। और चुनावों से विवादित समस्या हो तो वो कहाँ जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। तो ये जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके अधिकारी कौन होते हैं? इसके अधिकारी कौन होते हैं? केंद्रीय चुनाव, एक मिनट अगला पेज लेते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी, भाई चुनाव कराए अधिकारी कौन होता है? अधिकारियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी कौन होते हैं? लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव। लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव होता है। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी कौन कौन होते हैं? लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव बारी बारी से होते हैं। इससे बारी बारी से होते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी लोकसभा के महासचिव और लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव होता है ना? तो लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष, इसे हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। इनकी नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। एक बात और, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का महासचिव होता है प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी बोले तो IAS। इनके जो महासचिव होते हैं वो कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है लोकसभा का इनकी नियुक्ति लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और ये कौन होते हैं? महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव होता है प्रशासनिक अधिकारी। कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी IAS होता है इनका महासचिव। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए अनुमोदक और प्रस्तावक। अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कितनी कितनी होती है? 50। अनुमोदक और प्रस्तावक, अब ये बात समझिए, अनुमोदक और प्रस्तावक क्या है? अनुमोदक और प्रस्तावक, एक अनुमोदक तो ये होते हैं जो राष्ट्रपति के नाम का अनुमोदन करते हैं। प्रस्तावक जो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ रहा है उसके नाम का प्रस्ताव रखते हैं कि भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए है। तो इनकी संख्या कितनी कितनी चाहिए उसको? 50-50 दोनों की। 50 ही अनुमोदक चाहिए, 50 ही प्रस्तावक चाहिए। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए
जमानत राशि कितनी करनी पड़ती है? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी करनी पड़ती है? 15,000 रुपये। ये कहाँ पर जमा होती है? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होती है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि क्या? जमानत राशि कितनी जमा करानी पड़ती है? 15,000 रुपये। क्या पर? RBI में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बात होती है जमानत जब्त। जमानत जब्त क्या होती है? कोई राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है ना, उसे जमानत राशि जमा करा दी कितनी? 15,000 रुपये RBI में। साहब चुनाव हो गए, है ना। यदि डाले गए मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त होती है। यदि मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, वोट डले हमारे, कितने मतदान हुए? 600 का। कितने मत डले? 600 मत डले। इसका 1/6 छठा भाग कितना होगा? 100 होगा। यदि उसने 100 वोट प्राप्त कर लिए तो उसकी जमानत हो जाएगी। यदि उसने 100 से कम 99 जितने भी मत प्राप्त किए तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त का मतलब होता है जो उसने 15,000 रुपये जमा कराए हैं ना, वो उसको वापस नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये जमानत राशि हो गई, जमानत जब्त हो गई। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद में एक जमानत जब्त, जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य, क्या? संसद के मनोनीत जो निर्वाचन से जो सदस्य हुए हैं वो तो भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं होते। जो राष्ट्रपति को नियुक्त करता है वो भाग नहीं लेते हैं। और विधान परिषद के सदस्य, क्या? विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। अगला हम टॉपिक लेते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन का उल्लेख। अब 55 तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं 56 और 57। इसमें कार्यकाल और पुनर्निर्वाचन का उल्लेख, है ना। 56 से पहले 52 में क्या था कि एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या था? कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, कार्यपालिका का प्रधान होता है। इसमें था ये 53 में। 54 में था निर्वाचन मंडल, कौन कौन चुनाव में भाग लेते हैं। 55 में क्या था? चुनाव की प्रक्रिया, है ना। और 56 चुनाव की प्रक्रिया बाद कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है ना। यदि मान लो राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दे या महाभियोग की प्रक्रिया के हटा दे, वो तो हम आगे बढ़ेंगे। जो अगला जो राष्ट्रपति होगा वो ऐसे नहीं पूरे 5 वर्ष रहेगा, शेष समय के लिए रहेगा। कितने के लिए? शेष समय के लिए रहेगा। अब अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन का उल्लेख। पुनर्निर्वाचन का उल्लेख इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक से अधिक बार रह सकता है। क्या है? कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर एक से अधिक बार रह सकता है। ये नहीं है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति रह लिया वो दोबारा राष्ट्रपति नहीं रहेगा। क्या होगा? वो कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है।
57 की बात कर लिया, अब चलते हैं अनुच्छेद 58 पर। अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 58 क्या कहता है? योग्यताएं। योग्यता क्या? योग्यता कि राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ रहे हैं हम, उससे पहले हमें क्या क्या योग्यता एबिलिटी होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पद का चुनाव लड़े, सबसे पहली योग्यता तो होती है कि क्या हो? भारत का क्या हो? भारत का नागरिक। क्या हो? भारत का नागरिक हो। इसके बाद उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। किसी भी का चुनाव लड़ो, किसी भी पद का, तो सबसे प्रथम ये तो सब चीज की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ये थोड़ी है चुनाव भारत में हो रहे हैं, अमेरिका का, इंग्लैंड का कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, ऐसा नहीं। भारत का तो नागरिक होना चाहिए। उम्र कम से कम 35 वर्ष। क्या? उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य। क्या? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसमें। क्या? लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो। ये नहीं पागल व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रपति में। और लाभ के पद का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हो। अच्छा, ये हो गए। इसके बाद अनुच्छेद हमने राष्ट्रपति 52 पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया, 54 पढ़ लिया, 55, 56, 57, 58। अब हमारी बात आती है अनुच्छेद 59 की। 59 को चलो हम 59 को बाद में पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ते हैं 60 को। किसको? 60 को। अनुच्छेद 60 शपथ। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 कहता है कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह संविधान की रक्षा और देश के नागरिकों की रक्षा का क्या लेती है? शपथ लेता है। शपथ लेता है। 59 में शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है और संविधान की रक्षा देश के नागरिकों के हित की लेता है शपथ। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।